हेलो एवरीवन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं हम देखते हैं। भारत द्वारा चीन को संतुलित करने का प्रयास, चीन में निवेश से कतराती विदेशी कंपनियां, अमेरिका में रंगभेद का विरोध, ई कूटनीति, भारत और चीन के बीच झड़प, अकेला भारत ही नहीं दुनिया के 23 देश से है चीन का सीमा विवाद, भारत नेपाल विवाद, हांगकांग संकट, चीन जापान तनाव एवं सेंकाकू द्वीप, ऐसे करके कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम इस इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला टॉपिक अपना लेते हैं। पहला हमारा है भारत। इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लेती हूँ एक बार। हाँ, देखिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है भारत द्वारा चीन को संतुलित करने का प्रयास, इंडियाज एफर्ट टू बैलेंस चाइना। कैसे है? देखिए, भारत चीन संबंध अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच गया। आपने अभी देखा था कि भारत और चीन के बीच में एक हिंसक झड़प हुआ है। कहाँ पे? गलवान घाटी में। तो गलवान घाटी आपको ध्यान रखना है। और एक हिंसक झड़प हुआ है, हिंसक झड़प है। वहाँ पे हमारे जो 20 जवान है वो शहीद हो गए हैं, जबकि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। ठीक है, तो 20 जवान हमारी तरफ से शहीद हो गए हैं। और 26 जून 2020 को भारत और चीन एवं रूस के बीच त्रिस्तरीय वर्चुअल वार्ता में शांति कायम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। ठीक है, तो 26 जून में एक त्रिस्तरीय वार्ता हुई जिसमें भारत, चीन और रूस शामिल है। आप याद रखिएगा कौन सी कंट्रीज हैं जिन इनमें शांति कायम करने पे बातचीत हुई है। अब साम्राज्यवादी चीन की बात करते हैं। देखिए, कुछ वर्षों में चीन की सामरिक नीतियों से साफ जाहिर हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का बिग बॉस बनना चाहता है चीन। 1930s और 40s के दशक में नाजी जर्मनी साम्राज्यवाद पूरी तरह दुनिया के लिए खतरा बन चुका था, जो लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। और इसी तरीके से वर्तमान में जो दुनिया के लिए खतरा सामने आ चुका है वो है चीन। ठीक है, इसके निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है, हम एक बार देखते हैं। देखिए, चीन द्वारा दुनिया भर में अपने उत्पादित माल का एक तरह से कब्जा है ना, डंपिंग करते हैं अपने सामानों का। ये लोग जो भी प्रोड्यूस बनाते हैं ये दूसरे के मार्केट में डंपिंग करते हैं उसकी। दूसरी क्या है? चीन की अति महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो पहली बात तो क्या है कि जो उत्पादित माल है उनका कब्जा, और जो बहुत ही एम्बिशियस इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसकी परियोजना जो चीन को लगभग पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगी, पूरी दुनिया से जोड़ देगी। उसके लिए पूरा मार्केट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या है ये स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स? इस नीति के आधार पर पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा तथा बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स तथा अन्य जो हमारी हिंद महासागरीय जो राष्ट्र हैं उनमें अपना आर्थिक और रणनीतिक आधार, स्ट्रेटेजिक बेस मजबूत करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं जहां पे इस स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के नीति के आधार पर ये अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को लोकेट करना चाह रहा है चाइना। चाइना की आक्रामक विदेशी नीति। ठीक है, क्या है आक्रामक विदेशी नीति? उसके द्वारा दक्षिण चीन सागर के छोटे छोटे देश और अन्य पड़ोसी देश जैसे भारत सहित ये सारे देशों पे आक्रमण एवं भेदभावपूर्ण, आक्रामक एवं भेदभाव, बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही भेदभावपूर्ण विदेशी नीति है चीन की। आतंकवाद के प्रति भेदभाव की रणनीति अपनाना, इसके अतिरिक्त अपने स्वायत्त हिस्सों या ताइवान या हांगकांग के प्रति तानाशाही का रवैया अपनाना। आतंकवाद के खिलाफ जब भी इंडिया ने अगर किसी को यूएन में एक परमानेंट मेंबर होने की वजह से हर बार ये उस मुद्दे को वीटो करता आया है, लेकिन अगर जब बात हुई थी कि कोविड-19 के मामले पे बहस करने की, उस पे साझा जो बातचीत करने की, तो चीन उससे कतराने लगा। तो ये सारी नीतियां हैं चीन की, जिससे साफ जाहिर होता है कि चीन की क्या मंशा है। ठीक है, भारत द्वारा उठाए गए क्या कदम है इसके लिए देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके की परिस्थितियों में यह जरूरी हो जाता है कि भारत खुद को सुरक्षित करने के लिए आक्रामक चीन की जो विदेशी नीति है उसका जवाब देने के लिए एक उचित कदम उठाए। ठीक है, एक नीति बनाए उसके खिलाफ। एशिया एवं समस्त विश्व की शांति हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। देखते हैं कि बिंदुवार क्रम में भारत ने चीन को संतुलित करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, कौन से कदम उठाए हैं। फर्स्ट हमारा है वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव, OBOR बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये क्या है कि वन बेल्ट वन रोड पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य है ढांचागत परियोजनाओं के माध्यम से समस्त विश्व को चीन से जोड़ना। सारी कंट्रीज, समस्त विश्व लगभग सारे एरियाज को चीन को कनेक्ट कर देना। ठीक है, चीन अपने आप से सबको जोड़ लेना चाहता है। देखिए, इस परियोजना का एक हिस्सा चीन पाकिस्तान कॉरिडोर
जो चीन और पाकिस्तान का कॉरिडोर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके है, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है और है, इसलिए वह मानता है कि परियोजना भारत की संप्रभुता के हेतु खतरा है। वो हिस्सा जो जिसपे भारत का अधिकार है और भारत अधिकार वो मानता है अपना, और वो कहता है कि मेरा हिस्सा है, उस पर कोई इस तरीके की परियोजना बिना जो है भारत की सहमति के बनाना, बिल्कुल ये जाहिर है कि भारत की संप्रभुता पे एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है। चाबहार बंदरगाह तथा सेशल्स में भारतीय निवेश। तो चाबहार बंदरगाह और जो है सेशल्स में भारत किस तरीके से निवेश कर रहा है। देखिए, चीन के स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से निपटने के लिए ईरान के चाबहार, कहाँ पे, ईरान में है चाबहार पोर्ट, और यहाँ पे जो है भारत जो है बहुत ज़्यादा भारी निवेश किया है भारत ने। चाबहार बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह से थोड़ी ही दूर पे है। ग्वादर कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, और ईरान में चाबहार बंदरगाह है, वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में। और देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भारत ने 2015 में सेशल्स में एक महत्वाकांक्षी जो है अधोसंरचना संबंधित परियोजना में निवेश किया है। ठीक है। तो भारत भी जो है उसको चाइना के जो बढ़ते हुए जो इस तरीके से साम्राज्यवादी जो नीति है उसको रोकने के लिए भारत उचित कदम उठाने की कोशिश में है और उठाने का प्रयास कर रहा है। इंडोनेशिया के साबांग द्वीप स्थित बंदरगाह में भारतीय निवेश। तो देखिए, इन सारी परियोजनाओं के बाद भी भारत ने इंडोनेशिया में साबांग द्वीप पर बन रहे बंदरगाह पर भारी निवेश के लिए इंडोनेशिया से समझौता किया है। यह परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। किसका है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है। भारत द्वारा चीन विरोधी देशों को हथियार सप्लाई। देखिए, एक कहावत है कि जब अपने विरोधी को सबक सिखाना हो तो उसके दुश्मनों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसी जो है तर्ज पे चलते हुए भारत चीन के कट्टर दुश्मन वियतनाम के साथ, तो चीन का जो है वियतनाम से एक तरीके की बहुत एंटी हो चलती है, सही जो है उन लोग का एक दुश्मनी का रिश्ता है। तो वियतनाम के साथ भारत ने जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के डील किए जाने का संकेत दिया है। ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के जो है आपका डील करने के लिए संकेत दिया है भारत ने वियतनाम के साथ। देखिए, भारत चीन को यह संदेश देना चाहता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा में समर्थ है बल्कि चीन को संतुलित भी कर सकता है। ठीक है। दक्षिण चीन सागर एवं भारत, साउथ चाइना सी, जिसपे जो है बार बार चाइना जो है अपना हक जाहिर करता है, उस पे भारत का क्या पक्ष है। देखिए, अभी तक दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पूरी दुनिया ने देखी है। भारत को काउंटर करने के लिए वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साजो सामान की गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। इसी तरीके से चीन को हर मोर्चे पर भारत जवाब देने के लिए तैयार दिख रहा है। ठीक है। भारत चीन के पड़ोसी देशों यथा जैसे कौन कौन से सेंट्रल एशिया के देश, मंगोलिया हो गए आदि से अपने संबंध प्रगाढ़ करने की साथ ही जापान के साथ गठजोड़ बना रहा है भारत, जो चीन के लिए असहज स्थिति को अभिव्यक्त करता है। ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, जो मंगोलिया है, जो ऑलरेडी ये कंट्रीज चाइना की पॉलिसी से पीड़ित हैं। ठीक है। जापान का उनका ऐतिहासिक जो है संबंध नहीं सही है। जापान और चाइना जो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। तो इनसे जो है भारत अपना अच्छा संबंध बनाने की कोशिश में, जिससे जो है चाइना एक ऐसी स्थिति में है जो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा ये टॉपिक हो गया। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा था कि भारत द्वारा चीन को संतुलित करने के प्रयास। तो हमने देखे कि चीन ने क्या क्या किया। ठीक है। उसने किस तरीके से उसकी साम्राज्यवादी नीतियां दिख रही हैं। गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई इसके बारे में हमने देखा, और भारत ने जो है कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स में कौन कौन सी जगह निवेश किया। ठीक है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है, ईरान का चाबार बंदरगाह, वो आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। दूसरी बात यह है कि आप एक बार मुझे बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो इंडिया ने जिन जिन पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन सी कंट्रीज का, आप कॉमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। ठीक है। लिख सकते नहीं, आप उसको लिख के बताइए, अदरवाइज क्या होता है ना कि टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक भूलता जाएगा आपको। तो ये चीज़ें, यही सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं कि कौन से पोर्ट कहाँ से हैं और भारत ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना होगा। ठीक है। तो ये जो है टॉपिक हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चीन में निवेश से कतराती विदेशी कंपनियां। तो अभी हमने देखा था कि जो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना, आपका जापान हो, सारी कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को
सुझाव दे रही हैं या उनके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही हैं कि वो चाइना से अपनी यूनिट उठा के जो है या तो फिर देश को वापस आए या किसी और कंट्री में उसको एस्टेब्लिश कर दें। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज सामने आए हैं कोरोना के टाइम, ये और चीज़ें और तेज चली जा रही हैं। आपने जो है फ्रांस का भी आवाज़ देखा होगा, जो मैक्रो है उन्होंने भी इस तरीके की बात की चीन के जो है खिलाफ। तो ये बहुत सारी जो है कंट्रीज इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखते हैं एक बार। अमेरिका और चीन के बीच तनाव जो है बढ़ने से दुनिया भर में नया आर्थिक समीकरण बनने की संभावना है। एक नया आर्थिक समीकरण बनने की संभावना है। चीन से कंपनियां अब दूसरे देशों का रास्ता तलाश रही हैं। अमेरिका ने चीन पर कोरोना वायरस फैलाने और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की साठगांठ से इस वायरस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। भारत चीन से वापस आने वाले लगभग 1000 कंपनियों को अपने यहाँ निवेश हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयासरत है। ठीक है, भारत का ये प्रयास होगा कि जो कंपनीज चाइना से वापस लौट के आ रही हैं, और वो लगभग 1000 कंपनीज होंगी जो वहाँ से लौट के आ रही हैं, वो अपने इंडिया में जो है वो आके निवेश करें। उसके लिए जो है वो प्रोत्साहित करने का जो है प्रयास कर रहा है कि इंडिया में वो इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट्स क्या क्या है हम देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध में भारी जो है कड़वाहट आ गई है। ठीक है, चाइना ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो वायरस है वो उसके यहाँ से फैलाया गया या फिर उसने कुछ ऐसी चीज छिपाई। ठीक है, तो इसकी वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आ गई है, जिसकी वजह से अपने आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण को डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनियों और सरकारें चीन से अपनी कंपनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। ठीक है, भारत इन देशों की कंपनियों, इन देशों और कंपनियों के लिए एक अच्छा गंतव्य स्थान हो सकता है। ठीक है, चीन के बाद अगर चीन से कंपनियां वापस आएंगी तो इंडिया एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इन कंपनियों के लिए जो है एक अच्छा जो है गंतव्य स्थान होगा। ठीक है, देखिए अगर इसी में देखें तो जापान ने अपनी चीन से अपनी फैक्ट्री को हटाने के लिए $2.2 अरब की मदद की घोषणा की है। वो हेल्प किया है उन्होंने कि इतनी जो है मदद आपको दी जाएगी और वहां से आप जो फैक्ट्रीज है वहां से हटा के किसी और कंट्री में उसको लगाइए। यूरोपियन संघ की बात करें तो यूरोपियन संघ के देशों ने भी चीन आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता को कम करने की योजना बनाई है। ठीक है, जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें या फिनिश गुड जो भी आ रही हैं चीन से, उन निर्भरता कम करने की जो है प्रतिबद्धता दिखाई है जो है यूरोपीय संघ ने। ठीक है, भारत को क्या उम्मीद है? भारत को उम्मीद ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों एवं उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों को भारत लाने में वहाँ पे सफल होगा अपने यहाँ। और मेट्रॉनिक PLC तथा अबॉट लेबोरेटरीज को चीन से भारत लाने के लिए बातचीत हो रही है। किसके लिए? मेट्रॉनिक PLC और अबॉट लेबोरेटरीज को चीन से भारत लाने के लिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है। वैश्विक विनिर्माण कंपनियां भी अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए भारतीय कंपनियों से बातचीत कर रही हैं। चीन के वुहान शहर में मोटर सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। तो वुहान शहर क्या है? मोटर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। यहीं से कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के कारण कंपनियां चीन से अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। ठीक है, चीन से वो मूव करना चाहती हैं। देखिए चीन से वापस लौट रही कंपनियों को भारत लाने के लिए क्या प्रयास किए गए वो हम देखते हैं। भारत का विशाल बाजार, बहुत बड़ा मार्केट है भारत, बहुत बड़ा लेबर फोर्स है भारत में, बहुत सारे लोग हैं जो यूथ स्टेज में हैं, जो है एक एज है जो वर्किंग एज है, जो काम करने के लिए कैपेबल हैं। और हमारे इसी के साथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, ऐसे जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को स्किल जो है बनाया जा सके और स्किल प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की उपलब्धता के वजह से विदेशी कंपनियों को भारत आने को प्रेरित जो है करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे विदेशी कंपनियां भारत की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। भारत सरकार ने भी विदेशी कंपनियों को व्यावसायिक माहौल देने के लिए पिछले वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25.17% कर दिया है। तो जो है भारत ने भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको घटा दिया है। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% कर दिया गया है। पहले क्या था? 25.17% था, और अगर नई फैक्ट्री कोई ला रहा है तो वो 17% जो है उसको कम करके कर दिया गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे कम है। ठीक है, देखिए नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया गया था, जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम है। भारत में
इनको जो है आकर्षित करने के लिए टैक्स कम किया गया है और सबसे कम जो है टैक्स ये साउथ ईस्ट एशिया में है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी के लागू हो जाने से विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर निवेश की आकर्षित होने की संभावना है। देखिए, इसी के साथ ही जो श्रम कानून है, लेबर लॉज हैं, उनमें भी सुधार करने के लिए बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को भी कई क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दिया गया है ताकि विदेशी निवेश जो है वो आकर्षित हो सके। भारत सरकार चीन को छोड़ने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लगभग बहुत सारी जो ज़मीन है उनका आवंटन किया गया है और लैंड पुल विकसित करने का काम कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो कंपनी आएंगी तो कहीं उनको कुछ जो है टेरिटरी चाहिए जहाँ पे वो स्टैब्लिश हो पाएंगी। तो इसलिए जो है कई जो है लाख हेक्टेयर में ज़मीन का लैंड पुल विकसित किया जा रहा है इंडिया में। तो ये पूरा इशू है, इंडिया ये सारी मोर्चों पे काम कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका में रंग भेद का विरोध, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड इन अमेरिका। तो अपार्थाइड जो है रंग भेद है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आई है और नेल्सन मंडेला इसी की वजह से उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस कर दी इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मैं सांस भी नहीं ले सकता, आई कांट ब्रीथ, ठीक है। तो आई कांट ब्रीथ ये क्या है, हैशटैग है, एक हैशटैग आई कांट ब्रीथ, मैं सांस भी नहीं ले सकता, ठीक है। देखते हैं, देखिए, बात चाहे अपने देश में दलित, आदिवासी या महिला उत्पीड़न की हो या फिर विश्वव्यापी काले लोगों के साथ हो रही जो रंगभेद की हो, चिंगारी वर्षों से सुलग रही है और उसका तो भड़कना तय है। तो तय है, ये बहुत मास लेवल पे अमेरिका में लोगों ने इसके विरोध में आके जो है सामने सड़कों पे आए। उत्पीड़न का जो इतिहास है वो वर्षों पुराना है। बुनियादी रूप से यह तब अस्तित्व में आया जब व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, ठीक है। जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसके साथ में अतिरिक्त उत्पादन भी शुरू हो गया। जैसे जैसे चेतना का स्तर उत्पीड़ित समुदाय में बढ़ने लगा, विद्रोह के स्वर जो थे और वो बुलंद होने लगे, ठीक है ना। देखिए, अमेरिका कोरोना संकट का सबसे अधिक मार झेल रहा है। इसी बीच एक हृदय विदारक घटना सामने आई। एक पुलिस कार के पास एक अश्वेत ब्लैक मैन जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ है। उसकी गर्दन पे पुलिस अधिकारी ने घुटने से उसकी गर्दन को दबोच रखा है। इसके अतिरिक्त 2 और पुलिस अधिकारी उसे दबोचे हुए थे। नाम था इनका डेरेक शेवन नाम का जो पुलिस अधिकारी है ने फ्लॉयड नामक असेद व्यक्ति को, तो आप नाम याद रखिएगा, क्या नाम है उस जो है पुलिस अधिकारी का, डेरेक शेवन, ठीक है, डेरेक शॉविन। तो डेरेक शॉविन ने एक अश्वेत व्यक्ति जिसका नाम है फ्लॉयड, ठीक है, तो फ्लॉयड को अपने घुटनों के नीचे तब तक दबा कर रखा जब तक कि एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंचे और इस बीच जमीन पर गिरा फ्लॉयड बार बार जमीन को बख्शने की, जान को बख्शने की मिन्नतें करता रहा, पर उसके बाद भी उसकी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। फ्लॉयड का दम घुट रहा था। अस्पताल जाते समय उसने दम तोड़ दिया। अमेरिका की लोकतंत्र की लंबी परंपरा के जो अमेरिका में लोकतंत्र है उसकी इतनी लंबी परंपरा के अक्सर किए जाने वाले दावों के बीच आज भी अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए यातना से गुजरना पड़े कि और उसकी हत्या भी कर दी जाए कि वो अश्वेत है, वो उस वर्ण का नहीं है जिस वर्ण में बाकी और जो वहाँ के निवासी हैं, तो वहाँ के मानवाधिकारों और समानता आधारित समाज के दावों पर एक गंभीर सवालिया निशान है, ठीक है। तो ये बहुत जो है एक ऐसा इशू है जो बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है। फ्लॉयड की मौत की जो प्रतिक्रिया हुई वो किस तरीके से हुई, देखिए, फ्लॉयड की मौत का समाचार फैलते ही पूरे अमेरिका में नस्लवादी भेदभाव और पुलिस जातियों के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। मिनियोपोलिस शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं, और कहाँ पे है, मिनियोपोलिस में, ठीक है। घटनाओं के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हिंसक आंदोलन और तेज हो गया। लूटपाट होती है तो गोलियां चलती हैं, When looting starts, shooting starts, ये जो है कहना था राष्ट्रपति ट्रंप का। उनका यह ट्विटर वक्तव्य अश्वेत लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा प्रतीत हुआ और यह मुहावरा नस्लवाद से सीधा जुड़ता है। 60 के दशक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में जब इस देश के नागरिक अधिकारों के लिए जन आंदोलन चला रहे थे, तो उस दिनों मियामी यानी फ्लोरिडा का एक नगर है, उसमें एक पुलिस अधिकारी वॉल्टर हेडी ने 1967 में नगर में शांति बहाल करने के लिए इस जुमले का प्रयोग किया था।
ठीक है। तो ये किसी के जो है द्वारा किया हुआ जुमला, जो प्रयोग किया हुआ जुमला, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने ट्वीट किया है। और ये क्या है, देखिए मियामी में के नगर में पुलिस एक अधिकारी वॉल्टर हेडी नाम है उनका, क्या नाम है उनका, वॉल्टर हेडी, उन्होंने 1976 में नगर में शांति बहाल करने के लिए एक जुमला का प्रयोग किया था, व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स शूटिंग स्टार्ट। हेडी इस मुहावरे का नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं ने जोरदार विरोध किया था। ठीक है। अमेरिका में नस्लीय हिंसा की यह कोई अकेली नई घटना नहीं है। हर कुछ समय के अंतराल पे वहाँ किसी अश्वेत की नाहक ही हत्या कर दी जाती है और फिर भेदभाव की खबरें आ जाती हैं। ठीक है। तो विद्रोह का नारा क्या था, आई कांट ब्रीथ, ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, मतलब क्या है, मैं सांस नहीं ले सकता और जो अश्वेत हैं उनकी भी जान, उसका कुछ वैल्यू है, उसका कुछ वो भी जो है अहमियत रखता है। ठीक है, क्या है, आई कांट ब्रीथ, ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब मैं सांस नहीं ले सकता। फ्लॉयड के मुंह से निकली यह वेदना रंग भेद और नस्लवाद के प्रतीक बन गई है, एक जो है चिन्ह बन गया है ये। मिनियोपोलिस सेंट पॉल के जुड़वे नगर से प्रारंभ हुआ विरोध प्रदर्शन अमेरिका के अनेक नगरों को लूटपाट और आगजनी बनकर हिंसा के आगोश में झोंक रहा था। लूटपाट और आगजनी के दृश्यों को देखकर न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, डलास, मियामी और डेट्रॉयट, सिएटल, वाशिंगटन डीसी सहित अमेरिका के 2 दर्जन से अधिक शहरों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कर्फ्यू लागू है। मिनियोपोलिस पुलिस अधिकारी रोडेक शैवन को मिनीसोटा प्रदेश के जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन मामले से जुड़ा अन्य 3 जो पुलिस अधिकारी थे वो अभी तक उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस क्रम में दुनिया भर में यह आंदोलन #ब्लैक लाइव मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से जुड़ी पूरी दुनिया में फैल गया है। तो ये जो है जो अमेरिका है वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिकी संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वे श्वेत हों या अश्वेत हों, समान अधिकार देता है। दास्ता का युग अब्राहम लिंकन ने 19वीं सदी में समाप्त कर दिया था, लेकिन लिंकन रिपब्लिकन थे। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को अश्वेत विरोधी या व्हाइट सुप्रीमेसी विचारधारा का समर्थक करार देने का भी जो है देना भी उचित नहीं है। ठीक है ना, वो रिपब्लिकन थे और ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको अश्वेत विरोधी या व्हाइट सुप्रीमेसी विचारधारा का समर्थक करार देना भी उचित नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका में कोई भी खुले तौर पर रंगभेद का समर्थन नहीं करता। ठीक है, तो ये है पूरा इशू। और इसमें देखिए न्यायपालिका, प्रशासन, कांग्रेस, शिक्षा व्यवस्था, हर क्षेत्र में अश्वेत प्रमुख पदों पर हैं, नीति निर्धारक पदों पर हैं। बराक ओबामा के अगर बारे में देखें तो वो भी एक अश्वेत राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। निश्चय ही ओबामा के समर्थकों में अश्वेत नागरिकों, युवाओं, महिलाओं का बड़ा वर्ग शामिल था। ठीक है, इन सभी के बावजूद अश्वेत जनता के प्रति भेदभाव और पुलिस ज्यादती कम नहीं हुई है। इतना कुछ होने के बाद ये जाति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, यही वजह है कि जॉर्ज फ्लॉयड की नस्लवादी हत्या के खिलाफ जब समूचे अमेरिका और यूरोप से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक आक्रोश भड़का हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एक जो है बहुत ही दुख और गुस्से में अश्वेतों के लिए बहुत ही जो है दुख का और गुस्से भरी भारी तादाद में जो समुदाय हैं अश्वेत लोग, वो जो है आंदोलन में शामिल हैं। तो देखिए अश्वेतों के उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन की लहर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक पहुंच गई। देखिए जून 2020 के प्रथम सप्ताह तक अमेरिका में अश्वेतों के विरुद्ध उत्पीड़न है उसके विरुद्ध जो आग है उसकी, वो ऑस्ट्रेलिया और जापान, दक्षिण कोरिया तक जा पहुंची। अमेरिका में जातीय अल्पसंख्यक या अश्वेतों को पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध उपजा यह आंदोलन 25 मई 2020 को मिनियोपोलिस प्रांत में, कहाँ पे, मिनियोपोलिस प्रांत में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में दर्दनाक मौत का परिणाम है। एशिया प्रशांत के क्षेत्र में कौन कौन से देश इसमें थे? देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया में भड़का यह प्रदर्शन कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से चालू सामाजिक दूरी की बंदिशों के दायरे में सीमित थे। ठीक है, तो वो जो है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कर रहे थे। जो है विद्रोह ना कह के उसको कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे थे वो।
और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में 10,000 लोगों ने मास्क लगाकर शांतिपूर्ण विरोध किया, मार्च में भाग लिया। और उन्होंने जो तख्ती लेके वो हाथ में थे, जिसका तख्ती में लिखा हुआ था, जो स्लोगन था वो था ब्लैक लाइव्स मैटर। लोगों ने अपने शरीर पर स्वदेशी झंडे लपेट रखे थे, जिसके जरिए वे स्वदेश मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार का अंत करने की मांग करते दिखाई दिए। ठीक है, अब हमारा इसमें है जुनेनटीथ आंदोलन। क्या है जुनेनटीथ आंदोलन? 19 जून की तिथि को अमेरिका इतिहास की एक गौरवमयी घटना है। इस दिन अमेरिका की अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी 1865 में दास्ता मुक्त दिवस, एंड ऑफ द स्लेवरी डे के रूप में मनाती है। और जुनेनटीथ शब्द जो है वो जून प्लस 19 से मिलकर बना हुआ है। तो 19 जून और 19 जून है, तो जुनेनटीथ जो है एक वर्ड है जो 19 जून का द्योतक है। और देखिए, जब पूरे वर्ष में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चल रहा था, तो इस आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ गई। अब क्या है कि 1 जनवरी 1863 को जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका कब 1863 में, याद रखिएगा 1863 में दास्ता मुक्त किया गया था अमेरिका को, और किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। लंबे संघर्ष के बाद 19 जून 1865 को लागू ही इसी उपलक्ष्य में जुनेनटीथ आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 जून को हर साल मनाया जाता है जुनेनटीथ दिवस। ठीक है, उसी दिन जो है अमेरिका को जो दास्ता से मुक्ति मिली थी अब्राहम लिंकन के प्रयासों से। तो ये हमने टॉपिक देख लिया, थोड़ा सा लंबा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा है ई कूटनीति, ई डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, ई डिप्लोमेसी के बारे में देखते हैं। हाँ, देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते दुनिया भर में राजनीतिक मुकाबले संभव नहीं है। ठीक है ना, ऐसे मुकाबले नहीं है, सॉरी, ये राजनीतिक मुलाकात है, जो है पॉलिटिकल आपस में मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम आगे करने के लिए है एक कंट्री के जो चीफ होते हैं दूसरी कंट्री में जाके मुलाकात करते हैं। तो ये जो मुलाकातें संभव नहीं है, ऐसे में आभासी मुलाकातें, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए राजनयिक संबंध स्थापित करने का चलन शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया को ई कूटनीति कहते हैं, जिसमें हम वर्चुअली, फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली जो है एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक है, ई कूटनीति क्या है देखते हैं। देखिए, ई कूटनीति अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति का तात्पर्य जो राजनयिक हैं उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से है। ठीक है, जो है कोई भी लक्ष्य हो, कोई उद्देश्य हो जिसको पूरा करना है, तो राजनयिक जो है वर्चुअल वे में या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक वे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, ये ई कूटनीति है, ई डिप्लोमेसी है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं? देखिए, प्रतिनिधित्व, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है ना, जो प्रतिनिधि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व और संवर्धन, राष्ट्रों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, राजनयिक सेवाओं में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जो जुड़ाव है उसको स्थापित करना। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ये महामारी के बाद सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होता है। ई कूटनीति नेताओं के लिए शारीरिक रूप से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि नेता जो है शारीरिक रूप से कार्यस्थल पर अपनी जगह से बैठ के, वहाँ दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने जगह से ही बैठ के जो भी है शिखर, जैसे कोई शिखर सम्मेलन है या कोई मीटिंग है, वो उसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? जो यात्राएं हैं या कार्यक्रम का प्रबंधन, मैनेजमेंट, कहीं भी कोई जाता है तो यात्रा में जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन एक प्रबंधन मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट का खर्च होता है, उसकी बचत हो जाती है। ठीक है, आर्थिक व्यवहारिता जो है बहुत अच्छी है, जो हमारी ई डिप्लोमेसी है, और इस तरह के आयोजन से ईंधन का अनावश्यक खर्च जो है बच जाता है। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी पारिस्थितिकी है, वो भी जो है इस चीज़ से जो है उसको भी, उसके लिए भी लाभदायी है ये। ठीक है ना, तो ये हमारा है। अब भारत की ई कूटनीतिक पहल क्या है? देखिए, कोविड-19 महामारी के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आभासी शिखर सम्मेलन के अलावा और जो है कुछ बहुपक्षीय ई कूटनीति जो है पहल प्रारंभ की। तो क्या है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आभासी शिखर सम्मेलन तो किया ही, और उसके साथ बहुत सारी ई कूटनीति जो है पहल उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इस पहल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती, देखिए, पहला हमारा है भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी वर्चुअल सम्मेलन। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी वर्चुअल सम्मेलन जून 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले आभासी द्विपक्षीय, कब? जून 2020 में। ठीक है, उनके बीच पहला जो है द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया।
ठीक है। इसमें क्या है, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रणनीति साझेदारी, व्यापारिक रणनीतिक जो है, व्यापार की रणनीतिक साझेदारी जो है, और बहुत सारे समझौते थे जिन पे जो है हस्ताक्षर किया गया, साइन किया गया। मेन पॉइंट्स देखते हैं। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो समझौता साझेदारी वर्चुअल फॉर्म में हुई, उनके तरफ से हिंद प्रशांत जो कहाँ क्या हुआ है, हिंद प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण नामक एक जो है संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया है। और इनके बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया पे। कितने? 9 समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये जो शिखर सम्मेलन, इसमें दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास और साझा गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से रक्षा में सहयोग की बात की है, ठीक है। मतलब सैन्य जो है अभ्यास हो गया, साझा जो गतिविधि है उनको जो है क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, और एक जो है रक्षा क्षेत्र में एक अच्छा सहयोग करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर परस्पर जो है प्रयोग कर सकेंगी, ठीक है। एक दूसरे पे परस्पर प्रयोग कर सकेंगी दोनों ही देशों की सेनाएं। तो ये हमारा है। और नेक्स्ट है सार्क नेताओं का आभासी सम्मेलन। क्या है सार्क नेताओं का आभासी सम्मेलन? देखिए, 15 जो मार्च है 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पे, तो ये किसके आग्रह पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनके आग्रह पे कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए विचार विमर्श करने के लिए सार्क समूह के सदस्यों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, ठीक है। तो सार्क जो है समूह के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्क कोविड-19, क्या नाम है, सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि, ठीक है, आपात इमरजेंसी फंड जो है को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। अब देखिए G20 आभासी सम्मेलन, तो सार्क का तो किया ही गया, अब G20 का भी आभासी सम्मेलन किया गया। देखते हैं। देखिए, इस महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या है? वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर G20, अब ये भी हमारे इम्पोर्टेंट कि ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पे किया गया G20 का आभासी सम्मेलन, वर्चुअल जो है लीडरशिप समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। नैम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन, तो कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग के लिए जो नैम है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, तो आप बता दीजिएगा नॉन अलाइन मूवमेंट में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी, ठीक है। हमारी तो इंडिया थी ही, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और कुछ कंट्रीज थी, तो उनका नाम आपको बताना है। और नैम संपर्क समूह जो है, नैम आपका कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप समिट का आयोजन किया गया, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया, ठीक है ना। तो पहली बार जो है 14 के बाद पहली बार जो है नैम का जो है जो आपका नैम को संबोधित किया गया। तो इससे एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है कि क्या नैम आज के डेट में रेलिवेंट है, ठीक है। तो इसको आप जो है आप लिख के बता सकते हैं। तो इज नैम रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो क्यों जो है नैम का, अभी देखिए नैम उस समय जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो नैम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सारी जो कंट्रीज जो 2 पोल्स के अंडर नहीं आना चाहती, जो यूएसए था, यूएसएसआर था, तो उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपनी, जिसको कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। मतलब हमें किसी के साथ नहीं रहना है। इसका साथ रहने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से अलग थलग रहना है। वो एक्टिवली इंटरनेशनल इश्यूज में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन वो किसी ग्रुप में, किसी जो है पोल के अंडर नहीं थे। तो ये नैम था पूरा, उसमें बहुत सारी कंट्रीज थे, धीरे धीरे उन्होंने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो नैम का जो महत्व है वो क्या अभी भी उतना ही है जो जितना उस टाइम में था, ठीक है। तो ये बताना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है भारत और चीन के बीच झड़प। देखते हैं फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 16 जून 2020 में लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिला। इस झड़प में भारत के 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, ठीक है, जबकि चीन के लगभग 40 से ज़्यादा जवान हताहत हुए। और इसमें क्या था कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, उसी के समीप जो है सिक्किम सेक्टर में नाकुला तथा पूर्वी लद्दाख के पोंगोंग सो लेक के पास जो है अस्थायी और अल्पकालिक झड़पें हुई। कहाँ पर हुई? LAC के पास जो है, सिक्किम के जो सेक्टर में नाकुला पे, और पूर्वी लद्दाख में, और पूर्वी लद्दाख में कहाँ पे? पोंगोंग सो लेक के पास जो है झड़पें हुई। देखिए ये झड़पें जो हुई वो बिना किसी हथियार के जो है उसको जो है रोक लिया गया। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है।
देखते हैं गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। तो ये जो गलवान घाटी जो विवादित क्षेत्र है वो अक्साई चीन में है, और गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत सीमा का नजदीक स्थित है। ठीक है, जो गलवान घाटी है वो जो है लद्दाख और अक्साई चीन के बिल्कुल नजदीक में स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ठीक है, तो अक्साई चीन को भारत से जो है ये LAC अलग करती है। जो ये घाटी है ये चीन के दक्षिणी सिंजियांग और कौन पे चीन के दक्षिणी सिंजियांग, गलवान घाटी जो है चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। ईस्टर्न लद्दाख के साइड में है ये जो गलवान है। ठीक है, ये सामरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के सिंजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के चीन के सिंजियांग और लद्दाख के सीमा के साथ लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जंक्शन है। और 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग के प्रमुख केंद्र जो है बना रहा था। इस झड़प के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि ये कहा कि भारतीय सीमा क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। देखिए गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व क्या है, ये इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि चीन इस घाटी के जरिए श्योक दर्रे पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो जो श्योक दर्रा है, श्योक पास है, अगर गलवान मिल जाता है तो श्योक पे जो है इजिली जो है चीन कब्जा कर सकता है। ठीक है, देखिए भारत दारबुक श्योक विलेज से दौलत बेग ओल्डी के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है। मेन प्रॉब्लम यही थी चीन को, क्या थी, अब एक नाम याद रखिएगा आपको, दारबुक श्योक विलेज से दौलत बेग ओल्डी। क्या नाम है, दारबुक श्योक विलेज से दौलत बेग ओल्डी। यहाँ पे एक सड़क का निर्माण कर रहा है जिसका चीन जो है उसका विरोध कर रहा था। अब क्या है कि ये सड़क जो बनाई जा रही है वो LAC से काफी नजदीक है, जो चीन को असहज कर रही है। ठीक है, LAC के पास है। अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो जो हमारे जो डिफेंस की जो चीजें हैं या जो मोटरेबल अगर रोड बन जाएगा तो हम चीजें जल्दी से हम जो है LAC तक अप्रोच कर पाएंगे। अब चीन को डर क्या है कि ये डर है कि इस क्षेत्र में अगर भारत सड़क निर्माण कर लेगा या अधोसंरचना का विकास कर लेगा तो सामरिक नियंत्रण स्थापित कर लेगा, जो अक्साई चीन की स्थिति को प्रत्यक्षतः प्रभावित करेगा। क्योंकि अक्साई चीन, अब देखिए POK के साथ साथ अक्साई चीन को भी जो है एक दिन हमें भारत मानता है कि वो उसका पार्ट है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वो ये चीन ये नहीं चाहता कि अक्साई चीन की स्थिति कहीं से भी जो है किसी तरीके से कमजोर हो पाए। तो इसलिए इस रोड का जो निर्माण हो रहा था वो चीन को बिल्कुल जो है नागवार था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत और चीन के बीच विवाद एवं विवादित क्षेत्र। तो क्या विवाद है और क्या विवादित क्षेत्र है देख लेते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच विवाद, ये कोई विवाद नया विवाद नहीं है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है ये विवाद। ठीक है, तो दोनों जो है लगभग एक साथ आजाद हुए और इन दोनों देशों के बीच विवाद जो है शुरुआत भी आजादी के साथ ही हो गया था। ठीक है, दोनों कंट्रीज एक साथ लगभग आजाद हुई थी और जो है इनके विवाद का जो स्टार्टिंग था वो तभी से जो है हो गया था आजादी के साथ ही। भारत और चीन की सीमा का विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक जो हमारी लाइन है LAC है उसको लेके है। चीन क्या दावा करता है, चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बती जो दक्षिणी तिब्बत है उसका हिस्सा है, जबकि भारत इसका खंडन करता आया है। ठीक है, अस्थायी और अल्पकालिक झड़पों के कारण अनसुलझे और असीमांकित सीमाएं हैं, ऐसी सीमाएं हैं जिसका कोई जो है डिमार्केशन सही से किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो दोनों जो देश हैं उनके जो है अंदर ये जो नजरिया है जो LAC का वो अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए अनविकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं। नाकुला दर्रा के बारे में देखते हैं। नाकुला दर्रा सिक्किम में एक स्थित पास है जिसकी औसत ऊंचाई तल से 5000 किलोमीटर है नाकुला दर्रे की। ठीक है, यह दर्रा तीस्ता नदी के उद्गम स्थल मुगुथांग, कहाँ पे, तीस्ता नदी के उद्गम स्थल मुगुथांग या चोलामू, कहाँ पे, मुगुथांग या चोलामू के उत्तर जो है दिशा में स्थित है। मुगुथांग चीनी आधिपत्य वाले क्षेत्र की तरफ सड़क वाहन योग्य है। ठीक है, अगर मुगुतांग जो है, मुगुतांग कुछ पार्ट जो है चीन के पास है तो चीनी आधिपत्य में जो है मुगुतांग के जो चीनी आधिपत्य वाला हिस्सा है वहाँ पे जो है मोटरेबल रोड है। ठीक है, जबकि भारतीय आधिपत्य वाला हिस्सा निर्जन है। तो इसलिए सिक्किम में नाथुला के अलावा नाथुला और जलेबला दर्रे भी अवस्थित है। तो ये दर्रे भी इम्पोर्टेंट है, नाथुला और जो है जलेबला दर्रे जो है सिक्किम में ही है।
अब पोंगोंग सो लेक के बारे में देखते हैं। देखिए पोंगोंग सो लेक केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है ये। ठीक है, क्या है? विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कौन सा? पोंगोंग सो लेक। इंपॉर्टेंट है, 4350 मीटर ऊंचे है और विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। 160 किलोमीटर विस्तृत इस झील का 1/3 क्षेत्र भारत तथा 2/3 क्षेत्र चीन में है। तो इम्पॉर्टेंट है, जो 1/3 एरिया है वो भारत में और 2/3 एरिया जो है वो चीन में स्थित है। डोकलाम के बारे में देखते हैं। देखिए 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था जो 70-80 दिन तक चला था। ठीक है, फिर क्या होता है कि बातचीत से इसको सुलझा लिया जाता है। मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन को सड़क बनाने पे रोकने की कोशिश किया। ठीक है, उस पर विरोध किया, तो ये जो है इशू जो है सामने आया। अब देखिए भारत चीन के बीच 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वुहान चीन में और ममल्लपुर भारत में जो है 18 और 19 में हुए। डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद था। अगर हम देखें तो डायरेक्ट जो है इंडिया नहीं इन्वॉल्व थी, ये जो है चीन और भूटान के बीच का विवाद था, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के जो है नज़दीक पड़ता है ये डोकलाम और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है ये। तो ये सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक पड़ रहा था डोकलाम और एक ट्राई जंक्शन भी है, इसलिए इंडिया को उस बीच में आना हुआ। ठीक है, चीन जो है डोकलाम से चीन भी बहुत नज़दीक होता है और भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा रखते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। भारत जो है समर्थन करता है भूटान के दावे को और साथ ही ये इलाका जो है सामरिक रूप से अहम भी है। तवांग की बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। वे तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि तवांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता है। तो सांस्कृतिक समानता के जो है उस पर वो चीन का हिस्सा उसको मांगते हैं। तवांग जो है वो बौद्ध का जो है एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। ठीक है, वो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत बड़ा जो है एक बौद्धिस्ट कंट्री है और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले कंट्री है। ठीक है, दलाई लामा ने जब बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए जो है दलाई लामा जब तक तवांग की मोनेस्ट्री का दौरा किया था तब भी चीन इसके काफ़ी विरोध में था। ठीक है, दलाई लामा देखिए जब भी अगर हम किसी दलाई लामा को कोई भी प्लेटफॉर्म देते हैं तो चीन को इससे बड़ी दिक्कत होती है। चीन के यहाँ न्यूज़पेपर्स में और उनके जो है फॉरेन में जो लोग हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि जो इंडिया है वो जो इंटरनल अफेयर्स एक्सटर्नल चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो इस तरीके की बातें चीन से उठने लगती हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1914 में जब 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया। ठीक है, तो जो है अरुणाचल प्रदेश में के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद चीन ने तवांग पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा है नाथुला। देखिए नाथुला क्या है? नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, क्या है? हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से करीबन 54 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भारतीयों का जत्था गुजरता है। ठीक है, तो नाथुला से जो है चीनी तिब्बत क्षेत्र में, यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो भारतीय जो है जत्था यहीं से गुजरता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए जाने के बाद 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर के बाद नाथुला खोला गया था। ठीक है, तो 2006 में नाथुला को एक बार बंद भी किया जा चुका है। अब देखिए 1890 के संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन 10 मई 2020 को ही खबर आई कि नाथुला दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों में जो सैनिक है उनकी टुकड़ी में आपस में झड़प हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
भारत चीन शांति समझौता 1993। देखिए 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चीन का दौरा करते हैं। दोनों पक्षों में सीमा जो है शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस समझौते में यह भी तय हुआ कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं सीमा पर गश्त करने के दौरान किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी, कोई भी जो है हथियार वो यूज नहीं करेंगी। इसके अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूकें होंगी भी तो उनका वह मुंह जमीन की तरफ रहेगा। तो ये जो है भारत और चीन जो है शांति समझौता 1993 में हुआ था। ठीक है, देखिए पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण, चाइनीज ट्रांसग्रेशन ओवर द ईयर्स एंड नाउ। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद ही चीन द्वारा भारतीय सीमा के क्षेत्र में लगातार सीमा उल्लंघन किया जा रहा है और इसका अभी अगर हम नया उदाहरण देखें तो मई 2020 में चीन द्वारा भारत के लद्दाख क्षेत्र में एवं सिक्किम में किया गया सीमा उल्लंघन है। ठीक है, अब देखिए जनवरी से अप्रैल के महीने के बीच चीन और भारत द्वारा किए गए अतिक्रमण 2020 में कुल 170 और 2019 में कुल 187 अतिक्रमण किए गए। ठीक है, तो भारत रूस चीन सामूहिक वार्ता, तो इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगी, भारत रूस चीन सामूहिक वार्ता। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।